स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत उस बड़ी खबर से जिसमें एक सर्कुलर लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। एक सर्कुलर जिसकी वजह से सियासत गरमाएगी। टोंक से यह बड़ी खबर है। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक सर्कुलर जारी किया। अजीबोगरीब ये सर्कुलर रहा। इसमें स्कूलों से पूछा गया कि कितने मजार और मस्जिद हैं और इस संबंध में टाइम बाउंड भी किया गया। ऐसे में धड़ाधड़ स्कूलों से रिप्लाई भी आने लगे। जिला शिक्षा अधिकारी ने यह सर्कुलर जारी किया। जिले में स्कूलों से मजार और मस्जिद की डिटेल मांगी। विवाद बढ़ा तो उनका रिएक्शन सुनिए आप। उन्हें सीबीआई से कॉल आया, जिसके बाद आनन फानन में सारा कामकाज छोड़कर उन्होंने यह आदेश जारी किया है। अब दो चीजें हो सकती हैं जिन पर बातचीत करेंगे सहयोगी दौलत पारीख से, जो कि टोंक से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दौलत, या तो किसी ने उनके साथ मजाक किया, क्योंकि सीबीआई इतनी खाली तो नहीं बैठी है, और नहीं तो उनसे यह गलती तो हुई है और बड़ी गलती है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना चाहिए। और कुछ नहीं तो अगर सीबीआई की कॉल थी तो रिपोर्ट करवा दीजिए, एफआईआर करवा दीजिए। बिल्कुल, ये इसको गलती ही कहेंगे। 2 लाइन का यानी सर्कुलर है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा यानी कि ऑफिस से ये जारी हुआ है और विषय लिखा हुआ जिले के समस्त विद्यालयों में मजार मस्जिद स्थापित है नहीं है की सूचना देनी है। और उसके नीचे इसी लेख के अंतर्गत इसी मतलब आज ही के कार्यालय छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित करना है। 21 तारीख का ये यानी सर्कुलर जारी हुआ है। और उसके बाद में अभी जब न्यूज 18 पे खबर चलने के बाद उनसे जब बातचीत की तो उनका कहना था कि टोंक में ही कल जो बच्चे से मारपीट हुई उस मामले के कोई सस्पेंड के ऑर्डर जारी करने की बनवा रहे थे। उसी दौरान कोई सीबीआई ऑफिसर का फोन आया और उसको छोड़ करके इसमें लग गए। हालांकि उनका यह कहना कि थोड़ी ही देर बाद में इस ऑर्डर को वापस ले लिया है। जब मैंने उनसे पूछा था कि आप वापस ऑर्डर ले लिया तो आपने मेल किया होगा, व्हाट्सएप किया होगा, वो हमें दे दीजिए ताकि हम वो बता दें। लेकिन वो कहना, उनका ये कहना कि ऑफिस आने के बाद में सुबह इस ऑर्डर को मैं आपको दे देंगे। तो कहने का मतलब है कि गलती हुई है और बड़ी गलती। तो वो क्या कह रहा है? वो कॉल उनके मोबाइल पे आया था या ऑफिस के लैंडलाइन पर? फोन जिस हिसाब से बातचीत हुई है, हालांकि इस बारे में बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनका ये कहना है कि जिस समय मैं ऑर्डर बनवा रहा था। मैं रोक रहा हूं दौलत आपको। केसी कोहली जी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं, जिनका ये सर्कुलर सवालों के घेरे में आ रहा है, मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। कोहली साहब, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। यस सर, नमस्कार सर। कोहली साहब, थोड़ा समझाना चाहेंगे आप क्या कहना चाहते हैं कि सीबीआई से आपको कॉल आया? हाँ सर, किसी ने सीबीआई अधिकारी बन करके और फोन कर दिया कि भाई हमें ये सूचना चाहिए, आप 1 घंटे में सूचना दे दोगे क्या? मैंने कहा भाई मेरे पास अभी तो नहीं है, लेकिन मैं मंगवा दूंगा। और मैं सर उस वक्त किसी और केस में बिजी था। एक टीचर को कोई सस्पेंशन का मामला था, सस्पेंड करना था। तो वो आपको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि हो सकता है ये फोन सीबीआई से ना हो? तो मुझे शक हुआ ना। फिर बाद में जब उस काम से निपट कर मैंने ध्यान इधर आया तो ये तो गलत हो सकता है। तो आपको लैंडलाइन पे आया था या मोबाइल पर? मोबाइल पर आया था सर। आपके पास वो नंबर था? सर वो मेरा फोन भी हैंग हो रहा है और मतलब बेकार हो गया, तो मैं दूसरा फोन ऑर्डर कर दिया था मैंने 2 बार। तो फोन दूसरा लिया तो मैंने ये कॉल लॉग वगैरह हैंग हो जाता, भर जाता है, तो डिलीट हो गया उस समय। तो अब मतलब अगर आप कंपनी से कांटेक्ट करके वो नंबर लेकर उस पर एफआईआर करवा सकते हैं या पुलिस के पास जा सकते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया? सर वो मैंने हाथों हाथ क्या विड्रॉल कर लिया था उसको। मुझे 15 मिनट बाद ही शक हो गया था कि यार ये कोई गलत है मैटर। तो फिर मैंने उसको आदेश को वापस ले लिया था। तो कोहली साहब, मुझे थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए और हमारे दर्शकों को भी समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि आपको कॉल आया, आप अपना काम छोड़ के इस काम में लगे, फिर एकाएक आपके दिमाग में आया कि ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए फिर आपने सर्कुलर वापस ले लिया? जी। तो आप सोच रहे हैं इस संबंध में एफआईआर करवाने की? सर अभी तक तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था, पर अब कोई ज्यादा मैटर होगा तो एफआईआर करवानी पड़ेगी। नहीं, मैटर तो ज्यादा हो ही रहा है। अच्छा, दूसरा, अगर आपको सीबीआई से कॉल भी आया तो आपने उनसे पूछने की कोशिश नहीं की भाई ये ऐसी जानकारी, वो भी ऐसे सेंसिटिव जोन से, आपको क्यों चाहिए? जी सर, फिर बाद में मुझे याद आया ना, तो मैंने पहले तो विड्रॉल किया उसको, आदेश को, और फिर मेरे पास वो नंबर था जो मैं मतलब कॉल लॉग को मैंने शाम को वो कर दिया था कि भाई भर जाता है हमारा फोन सर, 4 दिन मैसेज आते हैं, 7 चीज होते तो ये हैंग हो रहा है मेरा मतलब फोन पुराना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एक विवादास्पद सर्कुलर है ना?
और बड़े विवादास्पद बात, सीबीआई आपसे क्यों निकलवाना चाहेगी? क्या हाँ, रूटीन तो में आपको मैंने- सीबीआई से कॉल आते हैं क्या? जी सर, नहीं नहीं ऐसा नहीं है सर। कभी ना? कभी मतलब कोई अधिकारी आजकल क्या है सर, तो गुराम मानना कॉल देते हैं फोन की भाई ये सूचना हमें अभी चाहिए, तो हमने उस हिसाब से उसको ले लिया उस समय। तो बट अब वो बाद में मुझे ध्यान आया कि यार ऐसी सूचना तो कोई मांगता ही नहीं और ये चीज गलत है। तो फिर हमने सर उसको विड्रॉ कर लिया था। आपको श्योर है आपको कहीं और से किसी तरह के ऑर्डर्स नहीं थे? जी? आपको श्योर है ना कि कहीं और से किसी तरह के इस तरह के ऑर्डर्स नहीं थे? हाँ हाँ, ऐसा तो है कि भाई ऐसा ऑर्डर होता तो सर दोबारा भी कॉल करता ना सर, तो दोबारा कॉल नहीं आया। तो फिर मुझे ज्यादा शक हो गया कि यार ये तो गलत था। तो किसी दोस्त ने मजाक किया हो, या फिर हो सकता है कि किसी समाज कंटक ने समाज में विद्वेष फैलाने के लिए ऐसा किया हो, तो आप तो एक साजिश का मोहरा बन गए। वो काम में लग रहा था ना मैं, तो मैंने सोचा भाई किसी ने ऐसे मजाक कर दिया, फिर मेरे को ये अंदाजा हुआ। नहीं तो अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने सर्कुलर निकाला क्या किसी के जवाब भी आने चालू हो गए थे? नहीं, जवाब तो नहीं आए थे, पर हमने आत्मवादी वो कर दिया था ना, और फिर विड्रॉ कर लिया था सर। ठीक है कोहली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, और दौलत मेरे साथ बने हुए हैं। दौलत, सिर्फ एक ही बात मैं कहूंगा, बड़ी अजीब सी स्थिति है। फोन की वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने दोपहर में ही फोन ऑर्डर कर दिया, तो अब मेरे पास नंबर नहीं है, मैं कैसे क्या कर सकता हूं। बहरहाल देखिए, ये उनका जो जवाब है, बड़े भटके से जवाब है। उनका ये कहना है कि अगर मामला बढ़ता है तो मैं एफआईआर करवाऊंगा या पुलिस के पास जाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी नंबर नहीं है। गोलमोल वो बातें कर रहे हैं। हालांकि वो मान रहे हैं कि रूटीन में तो उनको सीबीआई वगैरह के फोन आते नहीं हैं, लेकिन आज आए तो वो हड़बड़ा गए। वो जिस काम में लगे थे, एक शिक्षक के सस्पेंशन से जुड़ा काम था, उसको छोड़कर आनंद फानंद में इस काम में लगे। लेकिन फिर एकाएक, जैसा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है, दिमाग की बत्ती जली तो उनको समझ में आया ऐसा हो नहीं सकता। फिर वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपना सर्कुलर विड्रॉ कर लिया आनंद फानंद में। तो ये उनका रिएक्शन है। दौलत, मेरे साथ है आप? नहीं लगता है मेरी उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। बहरहाल दौलत, आपका भी जुड़ने के लिए शुक्रिया। और कोटा से बड़ी खबर है, करीब 20 घंटे से पति के शव के इंतजार में एक महिला भटक रही है। 2 जिलों की सरहदों में पुलिस बटी हुई है, जिसके चलते महिला को पति का शव नहीं मिला। मोर्चरी के आसपास भूखी प्यासी वो महिला भटक रही है, परेशान है, रो रही है, और उसकी परेशानी में इजाफा कर रही है पुलिस। और पुलिस के बीच में इस बात की जंग कि ये किसके इलाके के। सूचना के बाद भी 12 पुलिस पोस्टमार्टम के लिए नहीं पहुंची, कोटा नहीं पहुंच पाई। देर रात 2 बजे एमबीएस अस्पताल में बच्चू सहरिया की इलाज के दौरान मौत हुई थी। सर्द रात में भूखी प्यासी ये महिला मदद के लिए सामाजिक संस्था अब इसकी मदद के लिए आगे आई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, पूरी खबर बताएं। देखिए, ये 12 जिले के चोखाखड़ी गांव में एक शहरिया परिवार के 40 वर्षीय बच्चू सिंह की इलाज के दौरान देर रात को 2 बजे मौत हो गई। जो एमबीएस चौकी के जो पुलिसकर्मी का कहना है कि हमने यहां से सुबह ही उसको सूचित कर दिया। हालांकि 3-4 घंटे लग सकते हैं वहां से यहां आने में, लेकिन शाम को 6-7 बजे तक भी कोई नहीं पहुंचा। हालांकि देर रात तो कोई पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती, लेकिन अभी तक कोई पुलिसकर्मी वहां 12 जिले से कोई नजर नहीं आ रहा, और दिन भर से ये महिला अपने पति के शव के लिए भटक रही है। सबसे बड़ी बात है कि इसके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं बचे हैं, और ये भूखी प्यासी मोर्ची के आसपास, क्योंकि ये ग्रामीण इलाके की है, पढ़ी लिखी नहीं है, इस मामले में कोई जान पहचान भी नहीं है, और ये भूखी प्यासी पूरी तरह से तड़प रही है और तरस रही है। और जब भटकने की बात सामाजिक संस्था को लगी तो कुछ लोगों ने इनकी सहायता की और मदद करने के बाद इनको सुबह। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बूंदी के हिंडौली से बड़ी खबर है, डंपर ने छात्रा को कुचल दिया। अवैध बजरी से भरे डंपर ने छात्रा को कुचला है। स्कूल से वापस ये छात्रा लौट रही थी, तेज रफ्तार डंपर ने इसे कुचल दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बूंदी के हिंडौली से ये बड़ी खबर, एक डंपर ने छात्रा को कुचल दिया। पुलिस जांच कर रही है।
सोमवार की शाम करीब 5:30 बजे पूर्व मंत्री गोपाल केशावत की 21 साल की बेटी अभिलाषा केशावत घर से सब्जी लेने मार्केट गई थी, लेकिन वहां से सिर्फ उसका फोन आया कि कुछ लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। परिवार वालों और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी अब तक उसकी कोई खबर नहीं मिली है। राजधानी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर ग्रहण। पूर्व मंत्री की बेटी भी राजधानी में नहीं है सुरक्षित। माननीय नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि और माननीय गृह मंत्री जी से भी करूंगा कि मेरी बेटी को तत्काल आप इसे बरामद करें और ऐसी कोई सेंट्रल मशीनरी भी लगाएं जिससे मेरी बेटी जल्दी से जल्दी बरामद हो। एयरपोर्ट रोड पर लावारिस हालत में मिली स्कूटी। पुलिस की स्पेशल टीम कर रही है अभिलाषा की तलाश। पूर्व मंत्री की बेटी के अपहरण की खबर से राजधानी जयपुर के लोग हैरान और परेशान हैं। जिस तरह से कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्य मंत्री गोपाल केशावत की 21 साल की बेटी अभिलाषा केशावत का सोमवार की शाम अपहरण हुआ, उससे राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री गोपाल केशावत की बेटी अभिलाषा सोमवार की शाम सब्जी लेने गई थी। NRI सर्किल से सब्जी लेने के बाद अभिलाषा ने शाम 6:03 पर पिता को फोन किया था। फोन पर अभिलाषा ने कहा था, कुछ लड़के उनके पीछे पड़े हैं, आप जल्दी यहाँ आ जाओ। 6:03 पर मेरे पास में फोन ये आया कि पापा मेरे पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी है, इसमें 2-3 लड़के हैं और आप जल्दी गाड़ी लेके फटाफट मेरे यहाँ पे आइएगा सब्जी मंडी। तो मैं सब्जी मंडी की तरफ वहाँ गया, तो जब मैंने देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। 6:03 के बाद में बेटी का फोन बंद आ रहा है। उसके बाद मैंने 6:05 पर संबंधित पुलिस थाने के जो इंचार्ज है उनको पूरे घटनाक्रम बताया। NRI सर्किल और उसके आसपास अभिलाषा और उसकी स्कूटी नहीं मिलने के बाद सोमवार की देर शाम ही गोपाल केशावत ने प्रतापनगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया। यार हमने उसकी एप्लीकेशन दी और उसके 3 रोज पहले भी मैंने जो कुछ गाड़ी पर जो हमला हुआ था उसके भी एप्लीकेशन को दे दी थी। तो उन्होंने सारी चीज करके फिर उन्होंने कहा कि इस मामले को हम देखते हैं। पूर्व मंत्री की बेटी के सरेआम इस तरह अपहरण से पुलिस वालों के भी होश उड़ गए और उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्काल स्पेशल टीम का गठन कर दिया और इस मामले की जांच शुरू कर दी। वो यहाँ पर एक डेलीगेशन को ले जाया गया, काफी लोग थे, इनमें 5 लोगों को यहाँ पर मुलाकात के लिए जो है वो भेजा गया है। ये परिवार के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहना आप किस तरह का आश्वासन आपको मिला है, क्या कहना आप लोगों का बोलिए। आश्वासन सही लग रहा है, लेकिन बच्ची जब तक नहीं आएगी जब तक शांति नहीं मिलेगी लोगों को। पुलिस वालों ने सोमवार की रात ही अभिलाषा की तलाश शुरू कर दी। सोमवार की रात तो पुलिस वालों को अभिलाषा का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन मंगलवार को उन्हें एयरपोर्ट रोड से अभिलाषा की स्कूटी लावारिस हालत में मिली है। 15 घंटे का लगभग समय हो गया और अभी तक हमने स्कूटी भी हमने हमारे स्तर पर ढूंढी उसको, जो उनकी स्कूटी मिली हमको। कहाँ पे मिली स्कूटी? वो हमको मिली जगतपुरा रोड पे मिली हमको। अच्छा। और वो भी थोड़ी दुर्घटनाग्रस्त की हालत में स्कूटी है। आगे स्कूटी को मतलब एक्सीडेंट करके गिराया गया उसको। अच्छा। उस गाड़ी को हमने थाने में सुपुर्द कर दिया, थाने वाले लेकर गए आके। NRI सर्किल से लेकर एयरपोर्ट रोड तक जहां अभिलाषा की स्कूटी मिली है, पुलिस वाले इस रास्ते पर लगे हर CCTV की फुटेज खंगाल रहे हैं। साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि अभिलाषा के गायब होने की कोई लिंक मिल सके। पुलिस अपना काम कर रही है और उधर अभिलाषा के गायब होने के बाद से उसके परिवार वाले सदमे और गुस्से में हैं। अपनी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने के लिए गोपाल केशावत ने पुलिस कमिश्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। उनको मेरे से CID CB से जांच हुई थी और मैंने बताया भी था, लेकिन उन पर कोई न तो पाबंद की कार्रवाई हुई न कार्रवाई की गई। मैंने सुरक्षा तक भी कही थी कि मैं अधिकांशतः जनता के मुद्दों के लिए लड़ता रहता हूँ, आंदोलन चलते रहते हैं और राजस्थान में भ्रमण करता हूँ। तो मेरे परिवार को भी सुरक्षा की मैंने लिखी थी, मैंने खुद के लिए भी लिखा था, लेकिन मुझे उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है
और अभी 3-1 महीने पहले 3-3.5 महीने पहले मेरी गाड़ी पर घर जो खड़ी थी उस गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए। उसकी भी मैंने अर्जी पुलिस को दी थी, फुटेज किए थे, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मैं बार बार कहता रहा और अभी 3 रोज पहले भी मैं एप्लीकेशन को दे के आया। गोपाल केशावत के ज्ञापन और उनके साथ साथ परिवार वालों के इस प्रदर्शन के बाद से अभिलाषा केशावत के अपहरण का मामला गरमाया हुआ है और अब पुलिस के सामने उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालने की चुनौती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा के साथ लवली वाधवा की रिपोर्ट। भरतपुर में धर्मांतरण पर चढ़ा सियासी पारा, मुद्दे पर विपक्ष हमलावर हुआ। आरोप लगाया कि देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। इधर कांग्रेस ने भी पलटवार किया, कहा बीजेपी ओछी राजनीति न करे। मैं इनकी पूजा करूंगा। दुर्भाग्य है कि पिछले 4 वर्षों में इस तरीके की एक नहीं अनेकों ऐसे उदाहरण हैं इस सरकार के जरिए, और ये तब होता है कि जब सरकार का मुखिया कमजोर होता है। यथा राजा तथा प्रजा शासन तरीके की शपथ दिलाए कि हम हिंदू धर्म के अंदर देवताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है, पूजा करने के लिए तैयार नहीं है। और वो एक ऐसा वर्ग शपथ दिला रहा है जो बुद्धिशाली भी है, कानून का दायरा भी जानता है और कानून की परिधि के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है ये भी जानता है। सामूहिक विवाह जो समाज के अंदर व्याप्त दहेज प्रथा हो या बेटी जिसके लिए अभिशाप बन जाती है, उनके बीच में सामूहिक विवाह करना समाज के अंदर मैं सोचता हूँ कि एक बेहतरीन ही मिसाल है। उसके बाद में कहीं पे इस प्रकार की कोई नजरिया पेश नहीं आया, क्योंकि ना तो हिंदुवादी संगठन पुलिस के सामने आए, ना ही कोई दूसरी तरीके से गए। धर्मांतरण तब होता है जब किसी की फोर्सफुली उसे दूसरे धर्म को मानने के लिए बाध्य कर दिया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 है, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन उसे अधिकार देता है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा कहीं पे धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं है। बीकानेर में पीएचईडी तकनीकी कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मंत्री रमेश मीणा की ओर से कलेक्टर के साथ व्यवहार का विरोध किया। साथ ही अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें सीएम से मांग की कि सीएम मंत्री को अपनी अमर्यादित टिप्पणी के लिए खेद प्रकट कर माफी मांगने को कहें। कर्मचारी नेता जय गोपाल जोशी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर के फोन पर जरूरी कॉल आई थी, इसी वजह से वो फोन का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मंत्री की ओर से नौकरशाही पर अभद्र टिप्पणी की गई। मुख्यमंत्री महोदय वो भी अपनी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। मुख्यमंत्री महोदय ने भी कभी ये नहीं कहा है, जबकि बीकानेर जिला अग्रणी पंक्ति में रहकर सभी कार्य सरकार के जो भी योजनाएं पूर्ण कर रहा है। सभी कर्मचारी कंधे से कंधा मिला के सरकार के सब कार्य पूर्ण करवाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। उसके उपरांत भी अगर कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ कोई भी मंत्री या कोई भी आदमी अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है, उसके लिए वो माफी मांगे। भीलवाड़ा के सांगनेर में पाकिस्तान के नारे लगाने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी पीएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम अंसारी को गिरफ्तार किया और पूछताछ हो रही है। पिछले साल फरवरी में सांगनेर में एक रैली निकाली गई जिसमें पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे, जो एफएसएल रिपोर्ट में सही पाए गए हैं। इकतीस जनवरी 2021 को भीलवाड़ा में नगीर परिषद के चुनाव हुए थे। उसमें एसडीएफआई का पार्षद नाथूलाल राव जीता था। उसके उपलक्ष्य में जो उसकी जीत हुई सांगनेर कस्बे में, पूर्व जो पीएफआई का अध्यक्ष था अब्दुल सलाम अंसारी, उसके नेतृत्व में एक रैली निकाली गई। जबकि उस समय ऐसी रैली, जलसा, जुलूस, समारोह आदि करने पे प्रतिबंध था। राजधानी जयपुर के स्टैच्यू सर्कल के महालेखाकार कार्यालय में सोमवार से लेखा परीक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। इसमें प्रदेश में केंद्र सरकार की ओर से कई बड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। महालेखाकार के सुब्रमण्यम ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि ऑडिट वीक के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कई विषयों के विशेषज्ञ तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे। साथ ही और क्या कहा, सुनिए। ऑडिट को लेकर के गंभीर बातचीत की गई। राजस्थान के जो मुखिया हैं ऑडिट डिपार्टमेंट के जी, वो हमारे साथ में हैं। सर, क्या तैयारियां हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या चुनौतियां हैं? बहुत सी बातों के ऊपर जो है अंडरलाइन की गई, बहुत सी बातों को लेकर जिक्र किया गया। 1860 से लेकर के आज तक
बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, किस तरह से देखते हैं मौजूदा हाल में, कितना मायने रखता है ये सप्ताह? जैसा कि मालूम है आपको कि CAG का मुख्य रोल है गुड गवर्नेंस, सुशासन देना, और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी दो मूल्य हैं, और हमारा डिपार्टमेंट CAG का यही इस्टेब्लिश करता है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी। अब बात गंभीर रोगों से पीड़ित ऐसे मरीजों की जिनके महंगे इलाज के लिए सरकार की ओर से क्राउड फंडिंग की जाती है, लेकिन क्राउड फंडिंग का सही से प्रचार नहीं होने की वजह से 34 मरीजों के लिए महज 13 लाख रुपए का इंतजाम हो पाया, जबकि उनके इलाज के लिए कम से कम 25 करोड़ रुपए की दरकार है। बीमारी ऐसी कि जीना मुश्किल हो, तो मेरी इतनी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इनका सभी का इनका इलाज करवाएं। गरीबी ऐसी कि इलाज असंभव हो, वो सब सबल ऐप नाम का खोल के रख दिया, हमें हमारे बच्चे का कोई इलाज नहीं किया गया। क्राउड फंडिंग की हो रही कोशिश, सभी लोगों से जो अफोर्ड कर सकते हैं और सभी कंपनियों से अनुरोध है कि वो अपने दान का पैसा, CSR का पैसा इन पेशेंट्स के लिए दें। लेकिन हर कोशिश अब तक है बेअसर। तो क्राउड फंडिंग में अभी तक केवल 10 से 13 लाख रुपए ही हो पाए हैं। दुर्लभ बीमारियां जिनके इलाज में लाखों या करोड़ों का खर्च आता है, वैसी दुर्लभ बीमारियों से इस वक्त राजस्थान में 34 ऐसे लोग ग्रस्त हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। राज्य सरकार ने क्राउड फंडिंग का प्लान बनाया है। क्राउड फंडिंग के लिए राज संबल पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल पर 34 लोगों की बीमारियां और इलाज का जिक्र है। 34 लोगों के इलाज के लिए 25 करोड़ रुपए सालाना चाहिए, लेकिन अभी तक सिर्फ 13 लाख रुपए का इंतजाम हुआ है। क्राउड फंडिंग को लेकर JK लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RK गुप्ता का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद रेयर डिजीज को लेकर क्राउड फंडिंग करवाई जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें ये कहा है कि क्राउड फंडिंग से ये फंड जनरेट होना चाहिए। तो क्राउड फंडिंग में अभी तक केवल 10 से 13 लाख रुपए ही हो पाए हैं, किंतु हम कोशिश कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार के निर्देशों के बाद JK लोन अस्पताल ने अपने फंड से भी करीब 1 करोड़ रुपए की मदद की है। हाँ, जो 1 करोड़ रुपया है वो राज्य सरकार के निर्देशानुसार JK लोन अस्पताल के फंड से दिए गए हैं। आपको बता दें कि राज संबल पोर्टल पर जो रेयर डिजीज के 34 मरीज रजिस्टर्ड हुए हैं, उनमें 3 की हालत क्रिटिकल है और इनमें से 8 मरीजों को 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा की मदद चाहिए, जबकि ललित सोनी नाम के मरीज के इलाज पर 2 करोड़ 66 लाख रुपए मदद की दरकार है। क्राउड फंडिंग के जरिए भी मदद नहीं मिल पाने की वजह से अब ऐसे मरीजों का हौसला टूटता जा रहा है। वो सब सबल ऐप नाम का खोल के रख दिया, हमें हमारे बच्चे का कोई इलाज नहीं किया गया है। अभी मैंने JK लोन वहाँ सचिवालय में भी फ़ोन किया था, वहाँ से 12-10 को भर्ती रखा। बच्चे का बजट भी बनाया गया, 30 लाख का बजट भी बनाया गया था बच्चे का। हमें कहा गया था 30 लाख की दवा मिल जाएगी। यहाँ प्रशासनिक कार्यालय में एक बच्चे को दवा मिल रही है, हमें खुशी है कि उस बच्चे को दवा मिल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमें क्या सरकार से दुश्मनी है? इन सारे पेशेंटों को क्या दुश्मनी है जो सरकार हमें दवा नहीं देगी? अब राज संबल पोर्टल तो बना दिया, उसमें पैसे भी नहीं आए और बजट बना रखा है 50 लाख, अभी तक उसमें कोई भी सूचना भी नहीं आई हमारे पास। और ये सारे पेशेंट है ना, सभी का पोर्टल बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी उनके पास सूचना नहीं पहुंची है कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा, इतनी राशि जमा हो चुकी है। दरअसल राज्य सरकार ने क्राउड फंडिंग के लिए जो पोर्टल बनाया है, उसकी पूरी जानकारी आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से क्राउड फंडिंग ठीक से नहीं हो पा रही है। ऐसे में जरूरी है इस पोर्टल की जानकारी के साथ साथ कुछ दूसरे उपाय करने की भी, ताकि आम लोग गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों की मदद कर सकें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, मुझे इजाजत, नमस्कार।